हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स। सो लेट्स डिस्कस। इससे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरह से नेट का सिलेबस होता है, नेट क्या चीज़ है, किस तरह से हम उसको अप्लाई करते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पेपर 1 है उसकी जो सिलेबस है वो क्या है। एनटीए ने उसका सिलेबस जो है वो क्या क्लियर किया है, तो इससे हम डिस्कस करेंगे। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो हम धीरे धीरे इस यूनिट्स की मैं आपके साथ थोड़ा ओवरव्यू देना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी हम नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उस बेस के ऊपर हम यूजीसी नेट के लिए तो अप्लाई करते हैं और साथ में जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी का मैंने आपको बता दिया था कि जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप पीएचडी के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अब जो एज लिमिट की बात रहती है वो ये है कि जो फॉर गर्ल्स 35 ईयर्स के लिए हम मतलब 35 ईयर्स तक हम जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी एज जो है वो 35 से अबव हो गई तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और फॉर बॉयज़ के लिए 30 ईयर्स तक आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अबव 30 आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप केवल जो एलिजिबल होंगे वो होंगे ओनली यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके। और जब आप 30 से पहले पहले या 35 से पहले पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस यूनिट 1। अब यूनिट 1 जो है वो है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग टीचिंग में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें हमारे पास पहले उसका कॉन्सेप्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, लेवल्स ऑफ टीचिंग आएंगे, अंडरस्टैंडिंग। अब जो भी इसके लेवल्स हैं वो ये हैं: अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी एंड रिफ्लेक्टिव। और साथ में आएंगी करैक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ये है। उसके बाद जो लर्नर है उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं कि लर्नर जो हैं वो कैसे सीखते हैं, क्या क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहती है। उसके बाद आएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो टीचिंग मतलब टीचर और लर्नर को इफ़ेक्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, कौन कौन से मेथड से हम बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है, ये सारा इसमें आता है। ओके। और नेक्स्ट आता है हमारे पास टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी वेस्ड, कि पहले किस तरह से जो है वो पढ़ाया जाता था और किस तरह से हम आजकल मॉडर्न जो है वो पढ़ा रहे हैं, या आईसीटी वेस्ट के ऊपर बच्चों को जो है वो लर्नर को जो है वो कैसे सिखाया जाता है। और आगे आता है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन एलिमेंट्स आएंगे, टाइप्स आएगी, इवैल्यूएशन इन सीबीसीएस आएगा हायर एजुकेशन में, और कंप्यूटर बेस्ड। इसमें जो भी मतलब इस यूनिट में हम जो कवर करेंगे वो ये है कि टीचर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एक लर्नर को या एक बच्चे को किस तरह से जो है वो पढ़ाया जाता है। अब जैसे हम अपने स्कूल से जब गो थ्रू होते हैं तो हमें भी किस तरह से जो हमारे टीचर्स होते थे वो हमें किस तरह से पढ़ाते थे, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। देन सेकंड आता है हमारे पास सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड। अब इसमें क्या है, मीनिंग, टाइप्स एंड करैक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट, मतलब इसमें रिसर्च के बारे में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उस बेस के ऊपर जो आपकी रिसर्च होगी उसके लिए क्या क्या किस तरह की ये रिसर्च होती है, उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, अब मेथड्स क्या क्या होते हैं रिसर्च के, किस तरह की हम रिसर्च करते हैं, और थीसिस एंड आर्टिकल, सब कुछ जो भी रिसर्च के रिलेटेड है, थीसिस के रिलेटेड है, डिसर्टेशन के रिलेटेड है, सब कुछ वो हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में।
और नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसन। इसमें आपको जो है वो एग्ज़ाम में एक कॉम्प्रिहेंसन दिया होगा जिस तरह से हमें स्कूल टाइम में दिया होता था, और उसमें से हमें क्वेश्चन को सिलेक्ट, मतलब जो क्वेश्चन के आंसर हैं उसमें से सर्च करने होते हैं और उसके बाद वहाँ पे हमने टिक लगाना होता है, वो होता है कॉम्प्रिहेंसन में। और ये आता है कम्युनिकेशन। फोर्थ यूनिट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हम अपनी डेली लाइफ में कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। तो इसमें यही होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है, क्या क्या इसकी टाइप्स हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, हम कम्युनिकेशन को किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कि अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होगा, क्या क्या तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के, क्या क्या बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन करने में, ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें आ जाएगा आपको जो आपका मैथ होता है, जैसे 9th 10th का मैथ होता है या 11th 12th का मैथ होता है, वो चीज़ें आपको यहाँ आ जाएगी, मतलब बेसिक मैथ, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज़ आएगी, लेटर सीरीज। नंबर सीरीज़ में जैसे कोई जो नंबर है वो मिसिंग होगा और हमसे पूछा जाएगा कि इससे नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ आएंगी। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में डिस्कस करते हैं। देन सबसे इम्पॉर्टेंट आता है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी यूनिट जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये है कि अगर एक बार आप इसको माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपको कभी नहीं भूलेगी। और इसमें भी अब इस यूनिट में कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझने पड़ते हैं, रूल हैं जो हमें समझने पड़ते हैं, कि किस तरह से एक चीज़ दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, किस तरह से एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होती हैं, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कैनोटेशन, डेनोटेशन टर्म, क्लासिक स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ये सारी जो है वो एक स्पेसिफिक टर्म्स हैं। और इनको जब हम सीख लेते हैं उसके बाद हमारे लिए इस यूनिट को पढ़ना जो है वो इजी हो जाता है, इस यूनिट को समझना इजी हो जाता है। ठीक है। और आगे आती है हमारे पास वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम से हम अपने क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सीखना पड़ता है वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। आपको क्वेश्चन दिया होगा, उस बेस के ऊपर आप डायग्राम बनाएंगे, या आपको डायग्राम दी होगी, उस बेस के ऊपर आपको अपना आंसर निकालना होता है। तो ये चीज़ें अभी आती है प्रमाण्स। अब ये जो मतलब लॉजिकल रीजनिंग में ये जो कॉन्सेप्ट है प्रमाण्स का, ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, चाहे रट्टा मार लो, चाहे कुछ मर्जी कर लो, लेकिन इसमें ये कुछ टर्म्स हैं वो आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो है वो पक्का आते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा हाथवाबाज फैलेसीज, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है। हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। ओके। और आपके हो जाएंगे 50 क्वेश्चन, क्योंकि 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट से हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं। तो ओवरऑल मिला के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और नेक्स्ट आती है आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन जो है वो आएगा, और उसका जो है मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके आगे 5 क्वेश्चन होंगे। उस टेबल के बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा। आपको एक टेबल दिया होगा और उस टेबल के बेस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, और उसमें आपको एवरेज, परसेंटेज और रेशो जो है वो काम आती है, और उस बेस के ऊपर आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होगा वो सॉल्व होगा। वो कुछ भी आ सकता है, वो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डाटा भी दिया हो सकता है, ग्राफिकल भी दिया हो सकता है, हिस्टोग्राम या बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल की फॉर्म में। मोस्टली वैसे टेबल की फॉर्म में ही आता है, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि वो हिस्टोग्राम या बार चार्ट में भी पूछ ले क्वेश्चन। वो तो एनटीए है, एनटीए तो कुछ भी कर सकता है। आगे आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आ जाता है आईसीटी। ये तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ा इजी यूनिट हो जाती है, लेकिन जो अदर स्टूडेंट्स हैं, किसी और सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आईसीटी, इसमें कुछ जनरल जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि कंप्यूटर क्या है, या इनपुट देने के लिए कौन कौन सी जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ होंगी, आउटपुट के लिए कौन सी यूज़ होती हैं,
हैं, इंटरनेट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ईमेल के बारे में पता होना चाहिए, मतलब डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आजकल ट्रेंडिंग में है। आईसीटी एंड गवर्नेंस कि क्या क्या गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या कर रही है आईसीटी के लिए, किस तरह से रूल जो है वो बना रही है, सब कुछ मतलब आईसीटी के रिलेटेड है। और मेमोरी से क्वेश्चन आपको एक पक्का मिलेगा देखने को एग्ज़ाम में, मेमोरी का क्वेश्चन जो है वो एक पक्का आता है आईसीटी की यूनिट से। और आगे आती है हमारे पास यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें से आपको जो है वो अपने जो भी एनवायरनमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। और इसका जो सिलेबस है वो ये हैं, कुछ गोल्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्शंस और एनवायरनमेंट इश्यूज जो हैं वो क्या क्या हैं, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं, नेचुरल हज़ार्ड्स डिज़ास्टर्स क्या क्या हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं, ये ओवरऑल आपको जो है वो याद करना पड़ेगा। और ये भी एज इट इज़ यूनिट आपको याद करनी पड़ेगी। इसके जो भी सेशंस हैं वो कब आए थे, कब एक्ट बना था, कब क्या था, मतलब कब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया था अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें मतलब एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती हैं या जो भी लिए हुए हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में डिस्कस करते हैं। ओके और नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें आएगा कि अपने इंडिया में, फर्स्टली तो इंडिया से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्या बता कहीं बाहर की कंट्री से भी एनटीए जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन मोस्टली इंडिया का आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के लिए। एंशियंट इंडिया इवोल्यूशन कैसे होता है, हायर एजुकेशन को जो है वो कैसे डिवाइड किया जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस में हायर एजुकेशन का सिस्टम जो है वो कैसा था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में हायर एजुकेशन का सिस्टम जो है वो कैसा हुआ, क्या क्या जो बदलाव हुए वो क्या क्या हुए। ठीक है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया एंड टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, किस तरह की एजुकेशन जो है वो स्कूल या कॉलेजेस में दी जानी चाहिए। मतलब ओवरऑल जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है एजुकेशन के रिलेटेड, या अपनी सोसाइटी में एजुकेशन के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें जो हैं वो क्या कर रही हैं, है ना। तो इस वेस के ऊपर जो है वो हायर एजुकेशन में मोस्टली आपको क्या याद करना पड़ेगा कि जो भी इसके जो सेशन है, जो भी इसके सन है कि इतने सन को जो है वो ये चीज़ जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी, ये चीज़ जो है वो एक्ट में आई थी, है ना, इस तारीख को जो है वो सैचुरेशन बॉडी बनी थी। ये सारी चीज़ें हायर एजुकेशन में याद करनी पड़ेंगी एज इट इज़। मतलब ये हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये दो यूनिट जो हैं वो आपको थोड़ा इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप इनको रट्टा मारते रहो, बस ये है कि आपको डेली जो है वो एक टॉपिक जो है वो पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ते रहो, जैसे आपको लगेगा कि हाँ आपको थोड़ा आ रहा है, याद हो रहा है, समझ आ रहा है, तो आपको डेली उसको रीडिंग दो और ऑटोमेटिकली आपको जो है वो माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ इतनी तारीख को जो है वो ये चीज़ हुई थी। तो ये हैं 10 यूनिट्स पेपर 1 की। और किसी को भी कोई भी डाउट हो इन यूनिट्स में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही है इस यूनिट में या पेपर 1 में। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ पेपर 2 के सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू ऑल। ओके, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के बारे में। ओके, थैंक यू।